हेलो फ्रेंड, आज शियर वॉल का लेक्चर 3 है। पिछले जो लेक्चर 2 में हमने शियर एनफोर्समेंट के बारे में बताया था, उसी के कंटिन्यूएशन में उसी के आगे का हिस्सा आज बताया जा रहा है। तो मैंने बताया था कि आज बाउंड्री एलिमेंट के बारे में जो है इसके डिज़ाइन कैसे किया जाता है, क्या इसका कंसेप्ट है, कौन कौन से फोर्सेस पर लगते हैं। तो देखते हैं कि बाउंड्री एलिमेंट का डिज़ाइन इसमें कैसे किया जाता है। तो आज का मेन पॉइंट वही उठाया गया है, बाउंड्री एलिमेंट। सबसे पहले हम ये चेक लगाते हैं। इस चेक के लिए फैक्टर्ड एक्सियल लोड हमको गणना करनी होती है। जो एक्सियल लोड है उसका फैक्टर्ड लोड कितना है, ये क्वेश्चन में जो ये दोनों फोर्स दिए गए थे एक्सियल लोड के, इन दोनों को सम करके 1.2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फैक्टर्ड लोड जो है ज्ञात हो जाता है और इसकी वैल्यू है 3432 किलो न्यूटन। इसके बाद जो है ये तो हमारा फैक्टर्ड एक्सियल लोड है। अब इसके बाद स्ट्रेस, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो कितनी होगी। अब यहाँ पर किस स्ट्रेस की बात की जा रही है ये समझें। इसके लिए आप यहाँ देखें कि ये हमारी शियर वॉल है मान लीजिए, और शियर वॉल में एक तो हमारे एक्सियल लोड कार्य कर रहे होते हैं और दूसरा ये जो शियर फोर्स अर्थक्वेक लोड कार्य करते हैं, इसके कारण मूवमेंट एक कार्य करता है, इसके कारण मूवमेंट डेवलप हो जाता है। तो एक मूवमेंट और एक एक्सियल लोड, ये दोनों तरह के लोड डेवलप होते हैं। तो इस एक्सियल लोड के कारण तो हमारी जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो बॉटम में समान होती है, और जो मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो इस सिरे पर पॉजिटिव कंप्रेशन में होता है और इस सिरे पर ये माइनस में होता है। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट हमको ज्ञात करना है। इस तरह के एनालिसिस हम पिछले कई जगह पर कर चुके हैं, जहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का कम्बिनेशन किया गया है। बस वही यहाँ पर कंसेप्ट है कि दोनों के कारण रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है वो हम किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो ये तो हमारा डायरेक्ट ये जो एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस माइनस MU अपॉन Z, ये हमारा फैक्टर्ड MU हम पीछे निकाल चुके हैं पिछले वीडियो में, ये वही वैल्यू है और ये सेक्शन मॉडुलस Z है। तो ये हमारा चिर परिचित फार्मूला है। इस फार्मूले में PU की वैल्यू यहाँ पर हमने ये ज्ञात कर ली। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा वही शियर वॉल का टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये हमारा 250 गुणे 4000, इसकी टोटल लंबाई 4000 है। तो 250 गुणे 4000 LW, इसका गुणा का भाग लगाया तो ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस ज्ञात हो गई। ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से ज्ञात होगी। बेंडिंग स्ट्रेस में जो MU की वैल्यू है ये पिछले वीडियो से जो स्टार्ट में ही निकाला था कि फैक्टर्ड मूवमेंट कितना होगा, वही वैल्यू यहाँ पर उतार ली गई है बटे ये सेक्शन मॉडुलस है। अब सेक्शन मॉडुलस यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, ये हमारी ये देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ शियर वॉल है, इसका मूवमेंट इसमें किधर से कार्य करता है, इधर से फोर्स कार्य करता है। इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट ही इसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इसी एक्सिस पर हम सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो इस एक्सिस पर जब सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो ये विड्थ की जगह पर ये डिस्टेंस रखी जाएगी और डेप्थ की जगह पर ये रखी जाएगी, और इसका सेक्शन मॉडुलस का फार्मूला होता है BD²/6। इससे फार्मूले से अच्छी तरह से परिचित होंगे, BD²/6। तो ये वही है, चौड़ाई हमारी 250 मिलीमीटर हो गई और जो ये गहराई है ये 4000 है, इसका ²/6 ये हमारा सेक्शन मॉडुलस हो गया। इस सेक्शन मॉडुलस का जब हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक बेंडिंग स्ट्रेस ये ज्ञात हो जाएगी, ये प्लस माइनस में होती है। दोनों को हमने अलग अलग पहले सॉल्व कर लिया। ये डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ निकाल ली, ये पहले वाले स्टेप को सॉल्व किया, फिर दूसरे वाले स्टेप को अलग से सॉल्व किया, इसकी ये वैल्यू आ गई 10.314। तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारा F मैक्सिमम ज्ञात हो जाएगा, और जब हम माइनस चिन्ह यूज करेंगे तो F मिनिमम ज्ञात हो जाएगा।
एफ मैक्सिमम की जो वैल्यू आई है वो हमारी 13.746 किलो न्यूटन आ रही है, और एफ मिनिमम की वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब यहाँ टेंशन उत्पन्न होगा, यहाँ पर कंप्रेशन उत्पन्न होगा। तो जो प्लस है वो कंप्रेशन उत्पन्न होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर फोर्स कार्य कर रहा है, तो ज़मीन पर या मेंबर में कंप्रेशन आएगा। और दूसरे सिरे पर माइनस फोर्स हो गया है, इसका मतलब यानी ये हमारी शियर वॉल इधर से बेंड हो रही है, बेंड करने की नेचर में है, इसलिए इस सिरे पर टेंशन डेवलप होगा, इस सिरे पर कंप्रेशन डेवलप होगा। तो ये इसी टेंशन की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो जाती है। ये हमारा एफ मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आ गई। इन्हीं दोनों प्रतिबल को हम यहाँ डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम है। इन दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम है। कंप्रेशन की वैल्यू 13.746 है और टेंशन फोर्स की वैल्यू 6.882 है। तो चूँकि माइनस में है तो ये माइनस डायरेक्शन को ऊपर बनाया, प्लस को नीचे बनाया हुआ। अब इसके बाद क्लास 10.41 में ये उल्लेख किया गया है कि एफ मैक्सिमम की वैल्यू, ये मैक्सिमम जो वैल्यू आती है यानी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका मान 0.2 FCK से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर ये वैल्यू 13.746 है एफ मैक्सिमम का मान, और 0.2 FCK का मान कितना आया, 0.2 FCK की वैल्यू यहाँ पर 25 है, और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 न्यूटन पर mm² आ गया। और जबकि इसका मान 13 है तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो जब एफ मैक्सिमम 0.2 FCK से ज़्यादा हो तब हमको बाउंड्री एलिमेंट प्रोवाइड करना आवश्यक हो जाता है। तो इस क्लास का स्टेटमेंट इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब शियर वॉल के बॉटम में जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, अगर इसका मान 0.2 FCK से ज़्यादा आता है तो हमको शियर बाउंड्री एलिमेंट जो है प्रोवाइड करना आवश्यक होता है। अगर इसका मान इससे कम है तो फिर यहाँ इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बाउंड्री एलिमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इस केस में जो ये क्वेश्चन है, इसमें चूँकि एफ मैक्सिमम की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई, इसलिए इसमें बाउंड्री एलिमेंट जो है बनाना आवश्यक है कोड के अनुसार। तो अब बाउंड्री एलिमेंट क्या होता है? बाउंड्री एलिमेंट दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो इसका किनारे का कुछ एरिया हम जो है इसको रिच स्टील से यानी ज़्यादा स्टील डाल करके एक कॉलम की तरह से बना देते हैं, इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं। यानी जो स्टील हमारा सेंटर पोर्शन में डाला जाएगा, इसके अतिरिक्त किनारे वाले भाग में कुछ एक्स्ट्रा स्टील या हैवी स्टील, ज़्यादा डाया की स्टील डाली जाएगी, जिससे कि ये मजबूत स्तंभ की तरह से कार्य करेगा, ज़्यादा लोड ले सकने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है। तो ये बाउंड्री एलिमेंट का कार्य करने लगता है, यानी किनारे इसके मजबूत बना दिए गए। अगर इससे हमारा काम नहीं चलता तब इसका एरिया भी बढ़ा लेते हैं। इसका एरिया बढ़ा लेते हैं, वो देखिए कैसे एरिया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर इसका एरिया बढ़ाने के लिए इधर से इसकी चौड़ाई बढ़ा दीजिए और इधर से चौड़ाई बढ़ा दीजिए। तो ये किनारे जो है बारबेल जैसा बना दीजिए, यानी ज़्यादा चौड़ाई करके एक इस तरफ बना दीजिए, इसी तरह का इस तरफ बना दीजिए। तो ये हमारा और ज़्यादा अधिक सामर्थ्य ले सकता है, यानी ये और ज़्यादा सामर्थ्य का इस कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारा बाउंड्री एलिमेंट ज़्यादा मजबूत होगा पहले की तुलना में। तो प्रारंभ में हम यही मान के चलते हैं कि ये हमने जो बाउंड्री एलिमेंट बनाया है उसके लिए एक्स्ट्रा चौड़ाई इसमें नहीं दी है, हम उसी चौड़ाई में एक्स्ट्रा स्टील दे करके केवल हम बाउंड्री एलिमेंट बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एज्यूम दी, इसका साइज एज्यूम कर लिया। साइज क्या एज्यूम कर लिया कि ये तो चौड़ाई हमारी 250 है जो कि हमारी शियर वॉल की है, और ये दूरी जो है हमने एज्यूम कर ली ये 500 मिलीमीटर। तो ये डिस्टेंस 500 मिलीमीटर, तो इसको हम जो है बाउंड्री एलिमेंट के रूप में डेवलप करेंगे। तो ये हमने एज्यूम कर लिया इसका साइज। अब इसका साइज एज्यूम कर लेने के बाद
अब इसके आगे की एनालिसिस के लिए हमको पहले इस जो शियर वॉल है इसकी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ये कैलकुलेट करनी होगी। इस पर जो अर्थक्वेक लोड आ रहे हैं, इन अर्थक्वेक लोड के कारण इसकी जो बेंड होने की टेंडेंसी है, इस बेंड होने के कारण इसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होंगे, तो इसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्या है, कितना नमन आघूर्ण, कितना बेंडिंग मूवमेंट ये बियर कर सकती है। शियर वॉल जो आपने बनाई है शियर वॉल, वो कितना मूवमेंट बियर कर सकती है। तो इसके लिए क्लास 10.421 में देखिए, एक्सियल कंप्रेशन विल इंक्रीज मूवमेंट कैपेसिटी। अगर जो है एक्सियल कंप्रेशन के कारण मूवमेंट कैपेसिटी में वृद्धि होती है, एक ये क्लास है यहाँ पर, एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्लास हैं, तो इसको साथ ही साथ आप एक जगह IS कोड भी खोल लें और इसको देखते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा कि इस क्लास को पूरा एक बार पढ़ जाएं, जिसमें ये लिखा है कि एक्सियल कंप्रेशन विल इंक्रीज द मोमेंट कैपेसिटी। अगर एक्सियल कंप्रेशन के कारण जो एक्सियल लोड आता है उसके कारण अगर शियर वॉल की मूवमेंट कैपेसिटी बढ़ रही हो, तो उस केस में ये कहा गया है कि हमारा जो फैक्टर होता है, जो हमारे डेड लोड होते हैं, डेड लोड का जो मल्टीपल है वो 0.8 गुना रखा जाएगा। तो जो एक्सियल लोड है उस पर जो है 0.8 गुना रखा जाएगा, और बाकी जो अर्थक्वेक लोड है उस पर उसका तो 1.2 टाइम्स ही रहेगा। तो इस तरह से PU जो है हमारा फैक्टर लोड इस फार्मूले के द्वारा फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ये केवल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्ञात करते समय ही ये रूल यहाँ पर लागू हुआ है। इसके लिए अलग से कोड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर कि तब ये 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी क्लास में ये उल्लेख है। तो यहाँ से PU की वैल्यू इस तरह से निकालिए कि अर्थक्वेक जो लोड है उसमें तो 1.2 से गुणा कीजिए, और जो एक्सियल लोड है सीधा अर्थक्वेक के कारण, ये अर्थक्वेक लोड नहीं है एक्चुअली, अर्थक्वेक के कारण एक्सियल लोड जो डेवलप हुआ है ये वो है। तो जो एक्सियल लोड है ड्यू टू अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक लोड अर्थक्वेक के कारण उत्पन्न हुआ है, तो उसमें तो 1.2 से ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0.8 का गुणा होगा, ये हमारे डेड लोड और लाइव लोड के कारण। तो ये PU यहाँ से निकाल लिया, ये हमारा 2472 किलोन्यूटन का फोर्स आ गया। अब इसके बाद देखिए कि हमारे जो शियर वॉल हमने डिज़ाइन की थी उसमें वर्टिकल रिइंफोर्समेंट कल डिज़ाइन किया था, जहाँ से आपको मालूम होगा कि 10 mm डाया की बार्स 180 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पर वर्टिकल डायरेक्शन में डाली गई थी। तो ये उसी स्पेसिंग से 1 मीटर की लंबाई में कुल कितना स्टील आएगा वो यहाँ से निकाल दिया। ये एक छड़ का क्षेत्र पर हो गया, यानी 2 टांग हैं दोनों तरफ कल जोड़ा जाएगा, इसलिए 78.5 इंटू 2 हो जाएगा बटे 1000 इंटू 1000 बटे 180। तो ये हमारा 872 mm² आ गया पर मीटर विड्थ, यानी 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए इतना स्टील होगा। टोटल वर्टिकल स्टील कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए ये हमारी शियर वॉल है, ये टोटल, इसमें आपने अभी ये 1 मीटर की पट्टी के लिए तो निकाल लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की पट्टी है, इसमें कितना स्टील पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर की पट्टी में, ये तो ये निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी लंबाई है, प्रोवाइडेड वर्टिकल स्टील या टोटल वर्टिकल स्टील जब निकालेंगे तो टोटल वर्टिकल स्टील का मतलब है जो बीच का हमारा दीवार का हिस्सा 3 मीटर का बच गया, ये तो हमारा बाउंड्री एलिमेंट हो गया, ये बाउंड्री एलिमेंट हो गया, और ये बीच की शियर वॉल बची। तो जो शियर वॉल की अब लंबाई बच गई है वो 3 मीटर की बच गई है, टोटल लंबाई हमारी 4 मीटर की थी। तो इसी 3 मीटर की लंबाई में तो यहाँ 1 मीटर के लिए तो ये ऊपर निकाल लिया था, 1 मीटर के लिए 872 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये 3 मीटर के लिए जो है निकालने के लिए 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा 2616 मिलीमीटर स्क्वायर का टोटल स्टील आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जितना भी स्टील डाला गया है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल स्टील जितना भी डाला गया है
इसकी टोटल क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो टोटल क्वांटिटी को ही जो है यहाँ पर ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमने ए बी निकाल लिया। अब इसके बाद अनेक्स ए, इसी IS कोड का 13920 का अनेक्स ए निकाल लीजिए, और उसमें 2 केस हैं, केस ए और केस बी। तो हमारा ये केस ए के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें XU बटे LW का मान XU लिमिटेड बटे LW के रेशियो से कम होता है। तो ये केस 1 है, केस ए एप्लीकेबल होगा, और ए में सारे फार्मूले सीरियल से दिए हुए हैं। तो ये जो हमारी फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए 1 बाई 1 फार्मूले दिए हैं। जैसे सबसे पहले लेमडा का फार्मूला दिया है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये सबसे पहले रो का वैल्यू दी है, रो एक कांस्टेंट है। ये ए बी वर्टिकल स्टील जो भी आपने निकाली बटे TW इंटू LW, ए बी निकाल लिया है, TW LW मालूम है, इसकी वैल्यू रो की यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद लेमडा का मान दिया हुआ है PU बटे FC के TW LW, ये सारे मालूम होते हैं, LW और TW ये सब, और PU अभी ऊपर निकाल लिया। तो PU का मान जो ये निकाला है उसी से हमने ये वैल्यू रख करके इसका मान लेमडा का ज्ञात कर लिया। इसके बाद एक कांस्टेंट और आता है फाई की वैल्यू होती है 0.87 FY इंटू रो बटे FC के। रो अभी ऊपर निकाला है वो रख दीजिए, FY मालूम रहता है, FC के भी मालूम रहता है। ये सारी वैल्यू रख करके ये कांस्टेंट भी निकल आएगा। जब ये कांस्टेंट निकल आए तो एक XU बटे LW का फार्मूला दिया है 5 प्लस लेमडा बटे 25 प्लस 0.36। बस ये सारे कांस्टेंट निकाल लिए हैं, इनकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई XU बटे LW की। और इसी तरह से XU स्टार बनाते हैं XU लिमिटेड के लिए, और यह इसको XU क्रिटिकल कह सकते हैं। XU लिमिटेड बाई LW जो है ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फार्मूला इसी में दे रखा है 0.0035 बटे 0.0035 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ES हमारा 2 इंटू 10⁵ होता है, FY 415 यहाँ पर है। बस दोनों वैल्यू रख दीजिए, ये सॉल्व होके ये आ जाएगा। यानी ये सारी वैल्यू बिना किसी प्रॉब्लम के सीरियली अपने आप जो है कैलकुलेट होती चली जाती है, क्योंकि कोई भी डाटा इसमें अननोन नहीं होता। बस जिस क्रम में फार्मूले दिए उसी क्रम में उनको सॉल्व करते आइए। तो इस तरह से XU बटे LW लिमिटेड ये भी निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद फिर हम तुरंत कंपेयर करते हैं कि XU बटे LW का मान XU स्टार बटे LW से कम है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए XU बटे LU का मान कितना है 0.3137, और XU ये है 0.65। तो ये 0.65 है, ये 0.31 है, तो ये हमारा XU बटे LU जो है ये इससे कम हुआ। जब कम है तो इसी के साथ एक कांस्टेंट होता है, और जो पीछे कांस्टेंट आए हैं उसके बाद एक कांस्टेंट और इसी में दिया हुआ है बीटा। बीटा की जो वैल्यू होती है वो 0.87 FY अपॉन 0.0035 ES के बराबर होती है। तो ES वही है 2 इंटू 10⁵, और FY 415। इसकी वैल्यू रख करके बीटा का मान भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बीटा को सॉल्व किया तो बीटा हमारा कांस्टेंट जो है इतना आ गया। अब जब बीटा हमने कांस्टेंट सॉल्व कर लिया तो एट लास्ट फार्मूला दिया है इन सब कंडीशन के लिए, यानी पहले वाले केस में जब ये इससे कम हो, MU बटे FC के TW LW का स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला लिखा हुआ है कोड में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस फार्मूले में आप देखेंगे फाई एक आ रहा है, पीछे आप कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। लेमडा आया है तो लेमडा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। XU बटे LW आया है, इसकी वैल्यू भी ज्ञात कर चुके हैं। ये भी XU बटे LW है, इसकी भी वैल्यू ज्ञात हो गई है। इसमें बीटा आया है तो ये बीटा की भी वैल्यू। तो इस साइड में जितने भी पद हैं सबकी वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं। बस यही सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सीधे इधर FC के TW और LW का स्क्वायर इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करके MU की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे।
एमयू यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट करने से 4951 किलो न्यूटन मीटर के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ कंसेप्ट समझाने वाला कोई नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो ये एमयू बराबर 4951 किलो न्यूटन मीटर का ये हमारा मोमेंट कैपेसिटी आ गई। अब इसको समझिए कि ये निकला क्या है। ये हमारी शियर वाल है, इसमें जो हमने वर्टिकल स्टील डाल रखा है उस स्टील के कारण और इस दीवार की मोटाई में जो कंक्रीट है उसके कारण इस शियर वाल की इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट कैपेसिटी है वो निकल कर आई है। यानी ये दीवार इतना मूवमेंट बियर कर सकती है। इस मूवमेंट, इस शियर वाल की जो कैपेसिटी है वो इतनी है 4951 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद देखिए कि इतनी तो इसकी अपनी कैपेसिटी है। क्वेश्चन जब शियर फोर्स का पहला वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने फैक्टर्ड मूवमेंट निकाला था एमयू। तो फैक्टर्ड मूवमेंट की वैल्यू आप पीछे से नोट कर सकते हैं। तो वो जो फैक्टर मूवमेंट आया था वो हमारा 49, जो फैक्टर मूवमेंट था वो हमारा 6876 था, 6876 ये हमारा फैक्टर मूवमेंट था और ये हमारी इसकी मूवमेंट कैपेसिटी है दीवार की। अब यहाँ पर देखिए ये तो था हमारा फैक्टर मूवमेंट। इसका मतलब है कि अर्थक्वेक के कारण इतना मूवमेंट जो है दीवार पर लग रहा है और दीवार की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो केवल इतनी है, इसके बराबर। इसका मतलब दीवार पर अर्थक्वेक के कारण जो मूवमेंट लग रहा है वो उसकी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा लग रहा है। तो जब मूवमेंट ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब दीवार अभी वो उस मूवमेंट को बियर नहीं कर पाएगी। इसलिए ये देखिए कि कितना मूवमेंट एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त कितना है। तो हम इसको घटा लेते हैं कि इतना मूवमेंट ज़्यादा है उसकी क्षमता से, कैपेसिटी से। तो दीवार की जो अपनी कैपेसिटी से इतना मूवमेंट ज़्यादा दीवार के ऊपर कार्य कर रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट कार्य कर रहा है इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट एरिया। फ्रैक्शन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट एरिया का मतलब क्या है। यहां पर ये हमने बाउंड्री एलिमेंट दर्शाया कि हमारा 250 बाई 500 का ये बाउंड्री एलिमेंट है। तो जो एक हमारा बाउंड्री एलिमेंट है वो पूरे एरिया का कितना अंश है, कितना फ्रैक्शन है। तो एरिया ऑफ बाउंड्री एलिमेंट, एरिया ऑफ वन बाउंड्री एलिमेंट, यहाँ ध्यान दें, एरिया ऑफ वन बाउंड्री एलिमेंट बटे टोटल एरिया ऑफ शियर वॉल इंक्लूडिंग बाउंड्री वॉल। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ वन बाउंड्री वॉल कितना हो गया 250 गुणे 500। ये 250 गुणे 500 ये तो हमारा बाउंड्री एलिमेंट का एरिया निकल गया बटे टोटल एरिया। टोटल एरिया जो दीवार का जो टोटल एरिया है वो ये है। ये टोटल लंबाई 4 मीटर है और ये चौड़ाई 250 है। तो 250 गुणे 4 मीटर यानी 4000 मिलीमीटर। तो बाउंड्री वॉल का एरिया, बाउंड्री एलिमेंट का एरिया बटे टोटल एरिया, ये रेशियो निकाल दीजिए। इसी को फ्रैक्शन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट एरिया बोलते हैं। इसकी हमने जब कैलकुलेशन की तो ये 0.125 के बराबर यहाँ प्राप्त हुआ। अब इसके बाद टोटल कंप्रेशन लोड। टोटल कंप्रेशन लोड कैसे निकाला जाता है। जो हमारे दोनों एक्सियल लोड हैं जो क्वेश्चन में दिए गए, दोनों एक्सियल लोड में 1.2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वही हमारा टोटल कंप्रेशन लोड है। तो टोटल कंप्रेशन लोड ये हो गया। अब इसके बाद फैक्टर्ड कंप्रेशन लोड ऑन बाउंड्री एलिमेंट। अब बाउंड्री एलिमेंट पर कितना फोर्स आएगा, यानी इतना फोर्स तो टोटल शियर वॉल पर आ रहा है। ये जो टोटल कंप्रेशन लोड है ये पूरी शियर वॉल के ऊपर आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल शियर वॉल है उस पूरी दीवार के ऊपर ये लोड आ रहा है। इसलिए बाउंड्री एलिमेंट पर कितना एरिया आ रहा है तो जो उसका फ्रैक्शन है फोर्स भी उसी, जो एरिया का फ्रैक्शन है उसी रेशियो में हमारा फोर्स भी डिवाइड हो बढ़ जाएगा। तो इसी फोर्स में हम ये 34-32 ये जो हमारा फोर्स आया है इसी फोर्स में फ्रैक्शन ये निकाला था ना, फ्रैक्शन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.125 से।
तो ये 3432 में जब हम 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 429 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया। यानी इतना फोर्स बाउंड्री एलिमेंट के ऊपर कार्य करेगा। और कौन सा? कंप्रेशन फोर्स। इस बाउंड्री एलिमेंट पर जो कंप्रेशन फोर्स कार्य करेगा वो इतना कार्य करेगा। अब इसके बाद दूसरी तरफ देखिए, टोटल कंप्रेशन लोड है टेंशन साइड। अब इसके जो टेंशन साइड में होगा, जिधर टेंशन, ये तो एक तरफ कंप्रेशन उत्पन्न होगा, एक तरफ टेंशन उत्पन्न होता है, तो इसमें टेंशन साइड में जो फोर्स उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है? टोटल कंप्रेशन फोर्स है टेंशन साइड। इसके लिए क्या होता है कि इन दोनों लोड में 0.8 से मल्टीप्लाई करके टोटल फोर्स की गणना की जाती है। इसमें 1.2 से गुणा करके कंप्रेशन फोर्स निकाला गया था। टेंशन साइड में जो फोर्स निकाला जाएगा वो 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। तो ये 0.8 से मल्टीप्लाई करके निकाला तो ये 2288 किलो न्यूटन का टोटल फोर्स आ गया। ये किस साइड में आया? टेंशन साइड में, जिधर शियर वॉल में टेंशन उत्पन्न हो रहा है। एक साइड में कंप्रेशन उत्पन्न होगा शियर वॉल में, तो दूसरी साइड में टेंशन उत्पन्न होगा। तो ये हमारा फोर्स हो गया टोटल 2288। अब इसके बाद फैक्टर्ड कंप्रेशन लोड इन बाउंड्री एलिमेंट एट टेंशन साइड। अब टेंशन साइड की जो बाउंड्री एलिमेंट है, यानी इस साइड की टेंशन साइड की जो बाउंड्री एलिमेंट है, इस पर कितना फोर्स आएगा? तो इसी फोर्स का 0.125 गुना, जो कि एरिया का फ्रैक्शन है, एरिया का फ्रैक्शन था 0.125 से इसी फोर्स में गुणा कर दीजिए तो ये हमारा 286 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया। और ये कार्य करेगा टेंशन साइड में। तो टेंशन साइड में कितना फोर्स कार्य कर रहा है? 286 किलो न्यूटन का कार्य कर रहा है, ये 286। और कंप्रेशन साइड में कितना कार्य कर रहा है? 429 का किलो न्यूटन का। तो ये दो फोर्स हमारे कार्य कर रहे हैं। ये किसके कारण हैं? ये एक्सियल लोड के कारण। एक्सियल लोड ही तो लिया था, यहाँ एक्सियल कंप्रेशन लोड है, और ये हमारा एक्सियल लोड टेंशन साइड में है, वो एक्सियल लोड कंप्रेशन साइड में है। तो दोनों एक्सियल लोड के कारण ये हमारे दोनों बाउंड्री एलिमेंट पर हमारे ये डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ये तो हमारे ये डायरेक्ट फोर्स के कारण जो है, या एक्सियल फोर्स के कारण दोनों बाउंड्री एलिमेंट पर लगने वाले बल हो गए। जो ये हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट कार्य कर रहा था, एक्स्ट्रा मूवमेंट यानी अर्थक्वेक के कारण जो लोड मूवमेंट डेवलप हुआ, वो शियर वॉल की जो अपनी मूवमेंट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उत्पन्न हो गया। तो ज़्यादा मूवमेंट के कारण, जितना ज़्यादा मूवमेंट है उसके कारण इस पर कुछ अतिरिक्त बल आएगा। अब देखिए बल कैसे आएगा? मान लीजिए एक मूवमेंट कार्य कर रहा है, तो ये मूवमेंट क्या करता है? इन दोनों सिरों पर एक कपल जनरेट करता है। एक कपल का मतलब यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स डेवलप करेगा, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स डेवलप करेगा। कंप्रेशन साइड में कंप्रेशन फोर्स होगा, टेंशन साइड में टेंशन फोर्स डेवलप होगा। इनके बीच की दूरी कौन सी ली जाएगी? बाउंड्री एलिमेंट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इसमें इस फोर्स का हम गुणा कर दें। ये फोर्स मान लो P फोर्स है, या F फोर्स मान लो, ये भी F मान लो, फोर्स बराबर होंगे, और बीच की दूरी C हो गई, तो फोर्स इंटू C। अब इस फोर्स को हम फोर्स गुणे बीच की दूरी, ये मोमेंट ऑफ कपल कहलाता है। तो ये F इंटू ये, यही बराबर एक्स्ट्रा मूवमेंट के बराबर हो जाए। जितना एक्स्ट्रा मूवमेंट है ये किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू। तो फोर्स बराबर कैसे निकाला जा सकता है? अब यहाँ देखिए एक फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पर। मूवमेंट बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर मूवमेंट। इसलिए फोर्स बराबर किसके हो गया? M/C हो गया। तो M/C, इसलिए यहां पर आगे का स्टेप हमारा ये आता है इस जगह से, टोटल फोर्स एट कंप्रेशन इन बाउंड्री एलिमेंट, यानी कंप्रेशन सिरे पर जो बाउंड्री एलिमेंट है इस पर टोटल फोर्स की गणना करनी है। तो एक तो देखिए इस पर जो है 429
का ये कंप्रेशन लोड डेवलप हुआ था, कंप्रेशन साइड में 429 का, ये तो डायरेक्ट हो गया लोड, ये डायरेक्ट स्ट्रेस लोड आ गया। और ये बेंडिंग मोमेंट के कारण तो M/C यानी यही M/C का फार्मूला बनेगा। तो M यानी एक्स्ट्रा मोमेंट 1925 का है, 1925 बटे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री एलिमेंट, ये हमारी 3.5 मीटर के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक 3.5 कैसे हुआ, ये बीच का हिस्सा हमारा 3 मीटर है और ये है 500 मिलीमीटर, ये 500 मिलीमीटर, तो ये आधा इधर से जोड़ा जाएगा, आधा इधर से जोड़ा जाएगा, ये 250 मिलीमीटर हो गया, ये भी 250 मिलीमीटर हो गया, कितना हो गया 500 मिलीमीटर। तो ये 3000 मिलीमीटर ये है, 500 मिलीमीटर ये है, तो 3500 मिलीमीटर हो गया, यानी 3.5 मीटर हो गया। तो इसी तरह से ये हमारा मीटर में यहाँ रखना है वैल्यू, तो 1925 बटे 3.5 सी की वैल्यू रख दी। पर इसको सॉल्व किया तो ये 979 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल कंप्रेशन फोर्स आया 979 किलो न्यूटन। इसी तरीके से जब हम टेंशन इन पर निकालेंगे तो टेंशन इन पर क्या निकालेंगे, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन से जो हमने यहाँ फोर्स निकाला था 286 का ये फोर्स आया था इसके ऊपर, और इसके बाद M/C वही 1925 बटे 3.5 ये माइनस में रहेगा, इसमें कंप्रेशन साइड में प्लस रहेगा और टेंशन साइड में ये माइनस में लिखा जाएगा। तो इसको जब माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 264 किलो न्यूटन का फोर्स आता है। यानी यहाँ पर रिजल्टेंट हमारा फोर्स क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, माइनस का हुआ, यहाँ पर कंप्रेशन का हुआ, यहाँ पर टेंशन का हुआ, ऊपर की ओर फोर्स काम करेगा। तो ये हमारे दोनों फोर्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये हमने बाउंड्री एलिमेंट में यहाँ पर कितने कितने रिजल्टेंट फोर्स डेवलप हो रहे हैं, इसमें कंप्रेशन मैक्सिमम इतना डेवलप हो रहा है, इसको ध्यान रखना। ये मैक्सिमम कंप्रेशन एक बाउंड्री एलिमेंट में जो कि इस साइड में है, कंप्रेशन साइड में, इस पर मैक्सिमम कंप्रेशन इतना डेवलप हो रहा है, और जो टेंशन साइड में हमारा बाउंड्री एलिमेंट है उसमें इतने का टेंशन डेवलप हो रहा है। ये दो तथ्य इन शब्दों में आगे काम आएंगे, इनकी ज़रूरत होगी इसके आगे के स्टेप में। यानी कंप्रेशन एंड पर जो बाउंड्री एलिमेंट है इसमें अधिकतम या मैक्सिमम कंप्रेशन जो है कितना डेवलप हुआ 979 किलो न्यूटन का, और टेंशन साइड में जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है इसमें माइनस का 264 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स डेवलप हुआ। इसके बाद जब हमने ये फोर्स याद कर लिए फिर हम डिज़ाइन ऑफ बाउंड्री एलिमेंट करते हैं। बाउंड्री एलिमेंट का डिज़ाइन, तो बाउंड्री एलिमेंट का जो डिज़ाइन है एज ए शॉर्ट कॉलम किया जाता है, यानी बाउंड्री एलिमेंट को हमेशा शॉर्ट कॉलम मानते हुए, ये शियर वॉल है, ये इसका बाउंड्री एलिमेंट है, ये इसका बाउंड्री एलिमेंट है। इसमें चूँकि रिच क्वांटिटी में स्टील डाला जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए इसे एज ए कॉलम डिज़ाइन किया जाता है। और ये एक शॉर्ट कॉलम का इसमें फार्मूला लगाते हैं। कोड एक क्लाज है 10.42, इस क्लाज में के अनुसार इसमें जो स्टील की मात्रा होनी चाहिए वो मिनिमम 0.8% दी जाती है। तो इसमें 0.8% स्टील हम मानते हुए एरिया ऑफ स्टील जो है निकाल लेते हैं कि इसमें कितना स्टील डाला जाए। तो ये 0.8% के लिए रेशियो हो गया 0.008 इंटू एरिया ऑफ बाउंड्री एलिमेंट। तो बाउंड्री एलिमेंट का एरिया जो है 250 गुणे 500 है। इसको जब हमने एरिया निकाला तो ये 1000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एक बाउंड्री एलिमेंट के अंदर जो एरिया पड़ेगा स्टील का वो इस तरह से, जो भी संख्या है बाद में डिसाइड करेंगे, यानी इतना स्टील जो है हमको डाल देना है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर का। अब इतना स्टील जब डाला गया है तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि इस कॉलम की, शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम। हम कॉलम की स्ट्रेंथ का फार्मूला हमको याद है, PU बराबर 0.4 FC इंटू AC प्लस 0.67 इंटू FY इंटू ASC। एरिया ऑफ स्टील ASC हमने यहाँ से निकाल लिया 1000। AC कैसे निकलेगा, ग्रॉस एरिया में से, यानी बाउंड्री एलिमेंट का जो ग्रॉस एरिया है 250 बाई 500 का है। ये 250 है, ये 500 का है,
तो ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा दो तो ये हमारा कंक्रीट का एरिया ज्ञात हो जाता है। तो ये ग्रॉस एरिया हो गया बाउंड्री एलिमेंट का माइनस कंक्रीट का एरिया एससी। तो ये टोटल हमारा कंक्रीट का एरिया हो गया। और 0.4 FCK है, FCK की वैल्यू 25 है। 0.67 FY 415 है और ये ASC 1000 अभी ऊपर निकाला है तो ASC की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से PU का मान सॉल्व होकर 1525 किलो न्यूटन प्राप्त हो जाता है। यानी ये कॉलम हमारा इतने किलो न्यूटन का लोड ले सकता है। इसकी अपनी जो सामर्थ्य है 0.8% स्टील डालने से वो इतनी आई 1525। आपने यहाँ पीछे कैलकुलेट किया था कि इसके इस बाउंड्री एलिमेंट पर मैक्सिमम फोर्स कितना डेवलप हो रहा है 979 किलो न्यूटन का। इस यानी जो कंप्रेशन हमारा मैक्सिमम डेवलप हुआ है वो केवल 979 किलो न्यूटन का है और जबकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी 1525 किलो न्यूटन की है। इसका मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है इस पर आ रहे लोड से ज़्यादा है, इसलिए ये कॉलम या ये बाउंड्री एलिमेंट इस लोड को बियर करने के लिए सुरक्षित है। तो ये हमारा ओके हम लिख सकते हैं, हमारा डिजाइन जो है ओके है, सही है। इसके बाद हम ये पीछे भी निकाल चुके हैं कि लार्जेस्ट बार डायमीटर कितना होता है, TW/10 होता है और TW 250 है बटे 10 यानी 25 मिलीमीटर से ज़्यादा व्यास की छड़ हम इसमें नहीं डाल सकते। तो जब 25 से ज़्यादा की छड़ नहीं डाल सकते तो बाउंड्री एलिमेंट के अंदर हमको 1000 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया प्रोवाइड करना है। तो हमने ट्रायल से सिलेक्ट किया कि 16 mm डाया की जो है 6 बार्स इसके अंदर डालते हैं। ज़रा एरिया कैलकुलेट करके देखिए। 16 mm डाया की छड़ का जो एक छड़ का एरिया जो है 201 होता है और 6 छड़ों का एरिया हम जब निकालेंगे तो ये हमारा 6 × 201 ये 1206 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी 1000 मिलीमीटर के स्थान पर हमने जो एक्चुअल में स्टील डाला है वो 1206 mm स्क्वायर का डाला है। तो जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा स्टील ज़्यादा डाला है, ये सेफर साइड में यही किया जाता है। इसके बाद चेक फॉर टेंशन। अब हम इसकी जांच टेंशन साइड में भी कर लेते हैं कि यहाँ टेंशन फोर्स कितना डेवलप हो रहा था 264 किलो न्यूटन का। तो इस टेंशन फोर्स को लेने के लिए जो स्टील डाला गया, जितना स्टील यहाँ डाला गया उतना ही स्टील यहाँ डाला जाता है। तो स्टील तो वही है, इसके लिए इस फोर्स के लिए कितना स्टील जरूरत है। तो इसमें जितनी स्टील की आवश्यकता है उस स्टील की सामर्थ्य कैसे निकलती है, AST इंटू 0.87 FY, 0.87 FY इंटू AST। ऐसे लिख सकते हैं 0.87 FY इंटू AST। ये इस फोर्स की सामर्थ्य हो गई और ये कितना फोर्स आ गया 264 का। 264 चूंकि किलो न्यूटन है तो इसमें 1000 का गुणा कर लीजिए। अब इसमें AST अगर निकालना हो तो 0.87 FY का भाग लगा दो। वही यहाँ किया गया कि एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर दिस टेंशन, यानी ये जो टेंशन फोर्स है 264 किलो न्यूटन का, इसके लिए कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है 0.87 FY से भाग लगाएंगे इसमें। तो ये इसकी रिक्वायर्ड स्टील की मात्रा यहाँ से ज्ञात हो जाएगी और ये आ गई हमारी 731.2। यहाँ से भी वही चीज़ AST बराबर इतना बटे 0.87 FY नीचे आ गया, यही फार्मूला बन गया। तो ये हमारा इतना स्टील आया। इस फोर्स को बियर करने के लिए केवल इतने स्टील की आवश्यकता है। हमने डाला कितना हुआ है इसके अंदर 1206 मिलीमीटर स्क्वायर का डाला हुआ। इसका मतलब जो हमने स्टील डाला है वो इस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी टेंशन में भी ये सुरक्षित हो गया। तो इसको भी हम ओके लिख सकते हैं, हैंस ओके। तो हमारा टेंशन में देखिए जो बाउंड्री एलिमेंट था वो टेंसाइल फोर्स को भी बियर करने में सक्षम है। इधर कंप्रेशन फोर्स जो मैक्सिमम हमारा डेवलप हुआ था 979, इसको भी बियर करने में सक्षम है, इसको भी सक्षम है। इसका मतलब बाउंड्री एलिमेंट का जो हमने डिजाइन किया है यहाँ जो इस क्वेश्चन में किया गया है वो सही है, फोर्स को बियर करने में सक्षम है। यानी बाउंड्री एलिमेंट की स्ट्रेंथ इस आ रहे बल से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा बाउंड्री एलिमेंट का डिजाइन कंप्लीट होता है। और आज का टॉपिक मैं यहीं पूरा बंद करना चाहूँगा। इसके आगे बस कुछ हिस्सा और बचा है इसका डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए। तो इसका डिज़ाइन हम अगले वीडियो में ही इसको
पूरा करते हैं। थैंक यू।